वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप और कुछ बहुत बेसिक अकाउंटिंग की टर्म्स। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है गैप के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं देखोगे तो ये भी नहीं आएगा ढंग से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है गैप, विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट किए गए हों, जिनको फॉलो किए जा रहा हो। अच्छा ठीक है, व्हाट आर प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल या कोड ऑफ कंडक्ट जिन्हें मेजॉरिटी ऑफ द लोग एक्सेप्ट करते हो और फॉलो करते हो, वो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो गैप क्या होते हैं फिर? गैप होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए हों और एक पर्टिकुलर नेशन, ये नेशन वाइज होते हैं। ठीक है, हर कंट्री का अलग गैप होता है। ठीक, तो इंडिया का जो गैप है वो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो गैप वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट्स या बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने डेराइव किए होते हैं। ठीक है, तो जिस कंपनी के लिए जो वाला प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है, रेलेवेंट होता है और फीजिबल, मतलब कि प्रैक्टिकल जो लगता है उन्हें, जो अपने लिए रिलेटेबल लगता है उन्हें, और जो अपने लिए फीजिबल मतलब सही लगता है अपने लिए, उसे वो चूज़ करके फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गैप क्या होते हैं, इनकी जो कुछ फीचर्स मैं बता दूं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस से डेवलप किए गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं मतलब प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती है। ऑल प्रिंसिपल्स आर नॉट मैंडेटरी, सारे के सारे मैंडेटरी नहीं होते। अब इनकी नीड क्यों होती है? इनकी नीड होती है अपने अकाउंट्स को बेटर बनाने के लिए, कंपैरेबल बनाने के लिए। अगर पूरी थ्रू आउट द कंट्री सेम प्रिंसिपल से अकाउंट्स बनेंगे तो वो कंपैरेबल नहीं हो जाएंगे, है ना, फीजिबल नहीं हो जाएंगे। तो इसी वजह से गैप की नीड्स होती हैं। ठीक है, गैप की लिमिटेशन क्या है? गैप की लिमिटेशन ये है कि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो हर कोई सेम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर अकाउंट के कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लिमिटेशंस ये है कि कुछ लोग जैसे गैप मैंडेटरी नहीं है तो उसमें गैप में कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशंस कर लेते हैं। ठीक, तो जो लिमिटेशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं। कुछ इसमें खास ऐसा फीचर लिमिटेशन नहीं है, जो है वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन है। ठीक है, दो तरीके के गैप है इंडिया में। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। एक चीज़ और मैं पहले बता दूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहीं कहीं सिर्फ 7 हैं, कहीं 8 हैं और कहीं 10 हैं। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। आपके प्रोफेसर, फैकल्टी, हुसोएवर जिसने जो भी आपको बताया है, जो भी आपको कहा है वो आप कर लो। मैक्सिमम 10 है, मैं 10 के 10 पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद कन्वेंशंस 4 होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं कहीं 3 या कहीं कहीं 5 भी हैं। सो दैट इज़ समथिंग टिपिकली डिफरेंट, दैट इज़ अप टू योर व्यू कि आप कितना एग्जाम में लिखना चाहते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू कंसेप्ट्स आर दूज जनरली एक्सेप्टेड या फिर एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी प्रैक्टिसेस या फिर प्रिंसिपल्स जो एक्सपीरियंस से जनरेट होती हैं। अभी आते हैं, पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो है वो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर एक बिजनेस शुरू हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जिसने उसको शुरू किया है वो उसने ये सोच कर शुरू किया है कि ये लॉन्ग प्रोसेस तक, लॉन्ग टर्म तक, कई सालों तक चलेगा। तो दिस इज़ व्हाट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो क्या सोच के लगाते हो? हम सालों तक यही लगाते रहेंगे ना। तो दैट इज़ योर माइंडसेट कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो वो लंबा चलेगा। दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि आपका बिजनेस लंबा चलेगा, ये एक अजम्पशन आप लेकर चलते हैं, आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। उसके बाद है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्राइंग्स। आप ड्राइंग्स अगर मतलब ड्राइंग्स कहीं भी है शो करते हो तो उसे अलग शो करते हो। ठीक है, कैपिटल में से माइनस कर लेते हो, है ना। बिजनेस तो आप ही का है, मत करो माइनस। बट द कॉन्सेप्ट सेज कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखो, दो तरीके का अकाउंटिंग होती है, एक्रूवल होती है और कैश अकाउंटिंग होती है। जो कैश अकाउंटिंग होती है ना, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड तभी होती हैं चीज़ें जब पैसा मिल जाए, नो मैटर व्हाट।
और जो एक्रूअल अकाउंटिंग होती है उसमें तब भी आप रिकॉर्ड करते हो जब आपको उम्मीद होती है कि पैसा मिलेगा और जब आपको उम्मीद होती है कि पैसा डूब गया। लाइक बैड डेब्ट्स, आप बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करते हो ना, डूब गया तो डूब गया पर आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। आप अक्रूड इनकम रिकॉर्ड करते हो ना, आपको उम्मीद है कि वो मिलेगा, तो वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट वो होता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है विच इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये माना जाता है या ये होता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसों के टर्म्स में, तो वो दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब पैसा किसी के पास क्यों आएगा, जब किसी के पास से जाएगा ना। मैं तुमसे कुछ लूँ और तुम्हें पैसे दूँ तो तुम्हें पैसा मिला और मेरे पास से पैसा गया ना, तो हम दोनों के अकाउंट में अफेक्ट हुआ ना उस चीज़ का। मेरे अकाउंट से पैसा गया और तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया, ठीक है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में तो उसका अफेक्ट दो अकाउंट पर पड़ेगा, विच इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। इक्वल इफेक्ट पड़ेगा और ऑपोजिट पड़ेगा। ये फिजिक्स का उसी रिएक्शन की तरह है। जो फिजिक्स वाले हैं वो थोड़ा सा कंसंट्रेट अब फील कर लो कि नहीं तुम भी हो इसी में, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अपोजिट कैसे, क्योंकि जो देगा उसका कम होगा और जो लेगा उसका ज़्यादा होगा, तो ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। एंड इक्वल कैसे, अमाउंट तो सेम ही होगा ना, मैंने 2000 दिए हैं तो आपके पास 2000 ही तो आएंगे ना, और कितना ले लोगे, 2000 ही तो लोगे ना। तो ये हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपने कोई असेट लिया, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, वट एवर, ठीक है, तो उसको आप अकाउंटिंग की बुक में सालों तक उसी वैल्यू पे लिखते हैं जिस वैल्यू आपने लिया होता है, मतलब बुक वैल्यू पे। तुमने लैंड लिया, मान लो तुमने 1 लाख की ज़मीन ली, ठीक है। ज़मीन की तो वैल्यू कभी कम नहीं होती ना, वो तो हमेशा बढ़ती, चाहे 1 रुपये बढ़े, है ना। तो तुमने 1 लाख की जब ली 5 साल पहले और तुम 5 साल बाद भी अपने असेट अकाउंट में उसको 1 लाख का ही लिख रहे हो, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही तो हुआ, है ना। तो मतलब जो जिस वैल्यू पे आपने ली थी, बुक वैल्यू जो आपकी उस वक्त थी जब आपने परचेज करा था असेट को, आप उसी बुक वैल्यू को ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डीलिंग्स हो रही हैं, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं तो वो रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। इसी वजह से क्वालिटेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में वो हम इंक्लूड नहीं करते, लाइक ह्यूमन फैक्टर, फीलिंग्स, सेंसेशंस, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सको वो हम रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन वी हैव इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई भी एक अकाउंट हम किसी भी कंपनी का जब मेंटेन कर रहे हैं तो वो 1 साल का होगा या एक अकाउंटिंग पीरियड का होगा। अब हो सकता है वो फाइनेंशियल ईयर हो, विच इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो चलता है वो फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है। और बाकी जो नेचुरल ईयर होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर जैसे हम बोलते हैं, विच इज़ 1 Jan to 31 December, ये सब एमएनसीज में चलता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में यूजुअली जो है वो कैलेंडर ईयर चलता है, ठीक है। सो ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है कि एक अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंट 1 साल में बन के लास्ट में क्लोज होकर बैलेंस शीट शो करी जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमारा डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट से हमेशा मैच करना चाहिए, जो आप करते आए हो, जिसमें बहुत दिक्कतें आती हैं यूजुअली। बट जनरल एंट्री भी हो, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, लेजर हो, कोई भी अकाउंट हो, सब्सिडरी बुक हो, एंड व्हाटसोएवर, इवन ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट क्रेडिट सब इक्वल होना चाहिए। नहीं होता तो आप बैलेंस लिख के इक्वल करते हो, ठीक है। सो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जो डेबिट है वो क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपको पूरी उम्मीद है कि बस पैसा नियर फ्यूचर में मिलने ही वाला है, आगे लाइट, पूरी उम्मीद है आपको कि पैसा नियर फ्यूचर में मिलने ही वाला है, यू हैव रियलाइज्ड कि अब इनकम आएगी, तो ही आप इनकम लिखोगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि प्रॉफिट आ जाएगा, हो जाएगा, नहीं रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करोगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार लॉस हो गया तो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम है ही ऐसे, पॉजिटिव चीज़ दूर से इग्नोर करते हैं, नेगेटिव चीज़ वहाँ पे तो उसे गले लगा लो कहो तो, है ना। सो ऐसा नहीं है। खैर, जैसे आप बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करते हो, उसका एग्जाम्पल है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का जब प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो आप वो है तो नहीं कि डूब थोड़ी गए, वो तो प्रोविजन है आपका कि डूब सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो क्योंकि आपको लगता है कि लॉस कैन अकर।
बट ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉफिट एस्टिमेट करके रिकॉर्ड कर लेते हो, है ना, ऐसा तो नहीं है। ना तुम अंतर्यामी हो और ना तुम सबके स्वामी हो, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकॉर्ड करना होता है जो तुम्हें लगता है कि लॉस नियर फ्यूचर में हो सकता है, बट नॉट प्रॉफिट। यू विल नॉट रिकॉर्ड प्रॉफिट है, ठीक है। ये रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव एविडेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब कि आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी रिसीट आपके पास होनी चाहिए, इनवॉइस या मेमो या कुछ भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, जो भी कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि ये हमारा बिल रिसीट है, ये हमारा इनवॉइस है, मेमो है, ये सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑब्जेक्टिव एविडेंस। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन। गोइंग कंसर्न से सिमिलर है, ठीक है। देखो गोइंग कंसर्न सिमिलर क्योंकि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि सालों साल बिजनेस चलेगा, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस तुम्हारा सालों साल चल रहा है तो तुम वही मेथड यूज़ करोगे जो तुम पहले से करते आ रहे हो। मान लो डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड होते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कई सारे मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेते हैं। डेप्रिसिएशन का एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, कि मान लो तुमने पहले साल में 1 लाख की मशीन पे 10% लगाया डेप्रिसिएशन, तो कम हुआ 10,000, ठीक है। तो तुम हर साल उसमें 10,000 ही घटाओगे चाहे कुछ हो जाए, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं कम होता स्ट्रेट लाइन में। और एक होता है मेथड डिक्लाइनिंग वाला, ठीक है, डिक्लाइनिंग या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू मेथड। तो उसमें क्या करते हो तुम कि तुमने पहले साल 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 10,000 वैल्यू कम हो गई मशीन की, तो अगले साल तुम 90,000 पे 10% लगाओगे, ठीक है, तो 9,000 वैल्यू कम होगी। फिर उसके अगले साल तुम 81,000 पर 10% लगाओगे, ठीक है, तो 8100 वैल्यू कम होगी। तो ये डिक्लाइनिंग फिगर चलता है इसमें। तो 2 मेथड डेप्रिसिएशन के जो मुझे अभी ध्यान है तो मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने स्टार्टिंग से जब अकाउंट बनाए तो आपने पहले मेथड को यूज़ किया, ठीक, विच इज़ लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप सालों तक वही मेथड यूज़ करोगे। चेंज आप ऑल्दो कर सकते हो पर उसके थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी का जो कन्वेंशन है वो यही कहता है कि अगर आपने एक कोई मेथड यूज़ किया है किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए तो आप उसी मेथड को सालों तक यूज़ करोगे। फिर हमारे पास एक फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होगी, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आप छिपाएंगे नहीं, आप डिस्क्लोज करेंगे, मतलब आप पब्लिक की सामने इन फ्रंट ऑफ देयर आइज प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसका मतलब वही है कि अगर आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि अगर आपको लॉस होगा नियर फ्यूचर में या फिर कोई लॉस आकर होने वाला है या आपके पैसे या बैड डेब्ट्स होने वाला है, डूबने वाले हैं, तो उनका आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे, ठीक है। बट अगर आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू हैव प्रॉफिट होने वाला है, तो उनका आप कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट तभी लिखा जाएगा जब वो मिल जाएगा, और लॉस का प्रोविजन आप बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है मटेरियलिटी का कन्वेंशन। मतलब ये कि कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन जिस भी आउटसाइडर के लिए इंपॉर्टेंट है उस तक वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली गैप में ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं और IFRS भी पूछा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड टू अस। और हाँ, जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लो।